नया टॉपिक चालू होने वाला हमारा इंग्लिश का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एसेटिव मतलब सकारात्मक से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा। मतलब हम पढ़ेंगे वाक्य। हमारा हिंदी जैसे होता है ना वाक्य, उसी तरह से इंग्लिश में अपना टॉपिक चल रहा है वाक्य। क्या वाक्य होता है? जैसे सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वर्ड्स, ऐसा ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंटेंस एक पूरा आशय बन जाता है। जैसे मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा मित्र, ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। आई एम वर्किंग इन ए यूनिवर्सिटी, मैं एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, ये एक वाक्य है। लेट्स प्ले, चलो खेले, ये एक वाक्य है। द पुलिस नेब्ड द रोबर्स, जैसे पुलिस ने मतलब रोबर्स को पकड़ती है, एक तरह से उनको मारती है, तो यह एक वाक्य है। आउट चेंजिंग, मामला ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन लाए बिना उसके शब्दों या रूप में परिवर्तन करना। सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन नहीं लाना, लेकिन उसके जो शब्द है उसके रूप में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे एफर्मेटिव है, एक बात समझना, जैसे एफर्मेटिव का मतलब था सकारात्मक, ठीक है ना। एफर्मेटिव का मतलब क्या था? सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव वाक्य। और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। जैसे ही इज ब्रेव, वह साहसी है। ही इज नॉट ए कोवार्ड, वह साहसी नहीं है। हाउ ब्रेव ही इज, वह कैसा ब्रेव है। अब देखो एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है, समझिए एक्सक्लेमेटरी। पता है, आगे बढ़ेंगे अपन। तो हाउ ब्रेव ही इज, एक तरह से विराम चिन्ह लग जाता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या विराम चिन्ह लगता है, इसकी पहचान है एक्सक्लेमेटरी की कि इसमें विराम चिन्ह लगता है। इसका हो जाएगा ही इज ब्रेव एफर्मेटिव सकारात्मक है। ऊपर लगे सेंटेंस ग्रामेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन उनके मीनिंग सेम है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे अपन कि वाक्य के क्या प्रकार होते हैं। तो सेंटेंस में वाक्य चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य होता है जिस सेंटेंस में कर्ता किसी बात को स्वीकार करता है या कर्ता कोई कार्य करता है, उससे एफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस टॉपिक को जल्दी पढ़ूंगा मैं, क्योंकि इससे क्या अपना टाइम लिमिट कम है, क्योंकि पेज ज़्यादा है इसमें, फिर ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करने हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। सकारात्मक जिसमें कर्ता का कार्य होता है, मतलब जैसे कर्ता कोई कार्य करता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। जैसे राम इज रीडिंग ए बुक, एक तरह से पॉजिटिव वाक्य है, तो राम क्या है? पुस्तक पढ़ रहा है। सामान्य स्टेटमेंट या कथन के रूप में होते हैं। ऐसे अब देखो एसर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। एसर्टिव का मतलब भी एफर्मेटिव भी होता है, दोनों सकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे आई केम बाय बस, में बस से आया। ऑलवेज स्पीक द ट्रथ, हमेशा मतलब एक तरह से हमेशा सच बोलो। ही इज ए गुड मेमोरी, उसके पास गुड मेमोरी है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं अपन। जिस सेंटेंस में डू या कर्ता किसी बात से इनकार करता है, मतलब नहीं के अर्थ में हो जाता है वाक्य, तो वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। इसमें होता है इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज नॉट रीडिंग ए बुक, राम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। मतलब नेगेटिव में क्या होता है? नॉट का अर्थ निकलता है ना। ही इज नॉट माई ब्रदर, वो मेरा भाई नहीं है। ही विल नॉट पे योर मनी, वो तुम्हारा पैसा नहीं देगा। अब देखिए ये हो गया नेगेटिव, ना के अर्थ में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसके पीछे प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाए, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है वे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। देखो यस और नो, यस और नो के टाइप क्वेश्चन में इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन सदैव हेल्पिंग वर्ब से तथा हिंदी में क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं। मतलब इंग्लिश में तो क्या हेल्पिंग वर्ब से सदैव शुरू होते हैं, और हिंदी में क्या अर्थ निकलता है। और इनके आंसर केवल यस और नो में देने होते हैं। यस और नो में इनका आंसर निकलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अपन हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर अपन डब्ल्यू एच वर्ड वाला भी हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। जैसे इज राम रीडिंग ए बुक, ना लगा तो इज, लेकिन क्या अर्थ निकलेगा? क्या से, तो क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है। आर यू नॉट डिपॉजिटिंग योर फीस, क्या तुम्हारी फीस डिपॉजिटिंग नहीं कर रहे हो। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो या कर लिया है। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं समझते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड से अर्थ निकलता है क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, क्योंकि उसमें वार्ड भी आ जाता है, वेयर भी आ जाता है, हाउ भी आ जाता है, ये सब आ जाता है। ये सभी प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड में।
इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, वाई इज राम रीडिंग ए बुक, राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है। अब देखिए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। देखो इसमें समय प्रश्नवाचक लग रहा है और ऊपर में भी इज वाले में प्रश्नवाचक लग रहा है, तो प्रश्नवाचक लगता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। वेयर आर यू गोइंग टुमारो, तुम कहाँ जा रहे हो। वेन विल आवर स्कूल ओपन, हमारा स्कूल कब कब खुलेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। अब है इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब आज्ञावाचक वाक्य, मतलब आज्ञात्मक वाक्य होता है जिसमें आज्ञा या ऑर्डर दिया जाए या कमांड दिया जाए, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंसेस, इन सेंटेंस के द्वारा ऑर्डर्स या आज्ञा दी जाती है, कमांड या आदेश। देखो इम्परेटिव सेंटेंसेस आज्ञा वाले वाक्य होते हैं, आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इनमें ऑर्डर दिया जाता है मतलब आज्ञा दी जाती है, कमांड दिया जाता है मतलब आदेश दिया जाता है, कमांड मतलब आदेश दिया जाता है। सजेशन या एडवाइस मतलब सलाह दी जाती है। रिक्वेस्ट मतलब निवेदन किया जाता है। और सेंस का भाव होता है। इन सेंटेंस के डोयर मतलब सदैव यू होता है, मतलब डोयर मतलब होता है सदैव यू होता है। अतः इस सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य को शुरू करते हैं। मेन मतलब जो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य को हम शुरू करते हैं। अब देखिए, अब देखो सेंटेंस, अब इम्परेटिव सेंटेंसेस देखो समझ क्या है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव आ जाता है तो आंखों में दिमाग में बैठा लो, आज्ञा सूचक वाक्य है। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर और एडवाइस से संबंधित वाक्य पढ़ेंगे, जिससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। एफर्मेटिव में आ जाएगा, जैसे रीड दिस बुक, रीड दिस बुक, ये पुस्तक पढ़ो, तो ये आदेश दे रहा है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस एक तरह से कौन इम्परेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक भी है लेकिन ये एक तरह से इम्परेटिव में हो रहा है, आदेश वाला वाक्य हो रहा है। जैसे डोंट रीड, अब मैं स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है ना, जैसे डोंट रीड दिस बुक, ये पुस्तक मत पढ़ो, तो नेगेटिव वाक्य, लेकिन नेगेटिव में भी कौन सा है, आदेशात्मक है। स्टूडेंट सिट डाउन, स्टूडेंट बैठ जाओ। अब एक टीचर स्टूडेंट्स को आदेश देता है ना, बच्चों बैठ जाओ, तो ये एफर्मेटिव भी है। और ये कौन सा वाक्य, ऐसे ऐसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक और इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। अब जैसे स्टूडेंट्स डोंट सिट डाउन, स्टूडेंट्स मत बैठो, तो इसके नेगेटिव अर्थ है ये, और ये एक तरह से इम्परेटिव सेंटेंस है। अब सेंटेंस रिक्वेस्ट में, अब रिक्वेस्ट में अगर सेंटेंस हो तो रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, जैसे प्लीज और काइंडली लग जाता है तो वह रिक्वेस्ट वाला वाक्य बन जाता है, प्लीज और काइंडली वाला वाक्य। जैसे प्लीज रीड दिस बुक, कृपया ये पुस्तक पढ़िए, तो इम्परेटिव प्लस एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक भी है और आदेश मतलब एक तरह से निवेदात्मक, मतलब आगे सूचक शब्द है। प्लीज डोंट रीड दिस बुक, कृपया पुस्तक मत पढ़िए, तो मतलब प्लीज डोंट रीड दिस बुक, तो इसमें इम्परेटिव प्लस ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। एक और समझे, प्लीज या काइंडली को सेंटेंस के एंड में भी रखा जा सकता है, प्लीज और काइंडली जो होता है उसको सेंटेंस के अंत में भी रखा जा सकता है। अब देखिए सेंटेंस बिगिंस विथ लेट, सेंटेंस बिगिंस विथ लेट, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट हमेशा पहले आता है समझना। सेंटेंस बिगिन मतलब सेंटेंस जब लेट से शुरू हो, लेट, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म, लेट प्लस सब्जेक्ट फिर या ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे लेट मी रीड दिस बुक, चलो ये पुस्तक पढ़े। लेट अस रीड दिस बुक, चलो हम ये पुस्तक पढ़े। लेट द स्टूडेंट्स रीड दिस बुक, तो एक बात समझना, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। देखो यहाँ पे रीड फर्स्ट फॉर्म है, रीड फर्स्ट फॉर्म और रीड फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले लेट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये नियम है, ठीक है। अब देखिए परमिशन के लिए, सेंटेंस ऑफ परमिशन, परमिशन के लिए भी किसका यूज होता है, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है ये। जैसे मे आई कम इन सर, ये क्या परमिशन वाला वाक्य है, ठीक है ना, परमिशन वाला वाक्य है। कैन आई राइट एन एप्लीकेशन मैम, क्या मैं एक एप्लीकेशन लिख सकता हूँ मैम, ये क्या है, इम्परेटिव वाक्य मतलब एफर्मेटिव वाक्य है। और ये एफर्मेटिव में भी वापस कौन सा वाला वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। सेंटेंस ऑफ एडवाइस एंड सजेशन, सजेशन और एडवाइस देने वाले की इंपरेटिव वाक्य होते हैं। जैसे यू आर नॉट वेल, तुम अच्छे नहीं हो, कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करो, मतलब बीमार हो भाई तुमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यू आर नॉट वेल कंसल्ट द डॉक्टर, तुमको डॉक्टर से कंसल्ट करो, ये उसका सही होगा। अब देखिए, अब नया टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंसेस आगे से जो वाक्य हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, समझो EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य जिसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लग जाए।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें जॉय मतलब हर्ष, एक तरह से उल्लास हो जाए, सोरो मतलब दुख या शोक, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, स्कॉर्न मतलब घृणा, एक तरह से नफरत, पीटी पीआईटी व दया, फियर मतलब भय, सस्पिशियन आशंका आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं। वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोध के बाद विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, वापस समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक वाक्य जिन सेंटेंस में जो या हर्ष, सोरो मतलब शोक, सरप्राइज आश्चर्य, सोरो मतलब दुख भी होता है, स्कॉन घृणा या नफरत, पीटी दया, फियर भय और सस्पिशियन आशंका होती हो आदि भाव प्रकट किए जाते हैं। वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं या विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाले, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरजेक्शन से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब इंटरजेक्शन प्लस विस्मयादि बोधक हो जाए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जैसे ईटीसी मतलब एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट, जैसे हुरी विस्मयादि बोधक वी हैव वॉन द मैच, हुरी मतलब आहा एक तरह से हम मैच जीत लेंगे, हाँ आई फॉल डाउन मैं गिर गया, मैं गिरता हूँ, अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, अलास एक तो उसने मुझे किससे फुलिश बना दिया, ओह व्हाट ए सेंस। एक बात समझो, इन सब से पहले इन सब के बाद किसका विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखिए, वॉट ए या हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में भी विस्मयादि बोधक लगता है। वॉट या हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के आगे भी विस्मयादि बोधक लगता है। जैसे वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, वह क्या ब्यूटीफुल फ्लावर है वह। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, वह जैसे फ्लावर खूबसूरत कैसे हैं। वॉट ए कॉस्टली पेन इट इज, पेन इतना कॉस्टली कैसे है एक तरह से। हाउ डर्टी और क्लॉथ्स आर, तुम्हारे कपड़े इतने डर्टी कैसे हैं, मतलब गंदे कैसे हैं। तो वॉट और हाउ, वॉट ए या हाउ से होने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अब देखिए ऑप्टिटेटिव सेंटेंसेस, ओ पी टी ए टी आई वी, ऑप्टिटेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। इन सेंटेंस में डिजायर इच्छा, विश कामना, ब्लेसिंग आशीर्वाद, ग्रीटिंग अभिवादन, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई, फेयरवेल विदाई, कर्ज शाप आदि भाव प्रकट किए जाते हैं। इन सेंटेंस का कोई निश्चित सेंटेंस नहीं होता है। जैसे ओ दैट आई वर रिच, डिजायर इच्छा है, ओ दैट आई वर रिच मतलब मैं अमीर था, डिजायर थी। मे दिस ईयर बी प्रोस्पेरियस फॉर यू, एक तरह से यह जो साल है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो, ये विश एक तरह की। मे यू लिव लॉन्ग, ब्लेसिंग मतलब प्रार्थना है कि तुम लंबा जियो। मे गॉड फुलफिल योर विशेस, मतलब ईश्वर तुम्हारी सारी विशेष पूरी करे, तो ब्लेसिंग प्रार्थना है। गुड मॉर्निंग सर ग्रेटिंग है, ग्रीटिंग मतलब एक तरह से अभिवादन है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रांड सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब एक तरह से बधाई है, ग्रांड सक्सेस बधाई देना है। बाय सी यू सून फेयरवेल है, मतलब अच्छी तरह से मिलना एक तरह से। मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ, कर्स है एक तरह का श्राप है। अब देखिए एसर्टिव सेंटेंसेस में, मतलब एसर्टिव मतलब सकारात्मक, एसर्टिव सकारात्मक एक ही है। एसर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव तथा नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस सम्मिलित होते हैं, इसलिए इन्हें स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। समझिए, एसर्टिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस सम्मिलित होते हैं, इसलिए इन्हें स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन में सभी प्रकार के सेंटेंसेस को एक दूसरे से चेंज किया जा सकता है, अर्थात एफर्मेटिव को नेगेटिव बनाया जा सकता है या नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में, या एफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में, या इंट्रोगेटिव को एफर्मेटिव में बदला जा सकता है, और ये आपस में बदलते भी हैं, लेकिन सबके नियम अलग अलग हैं। बहुत डिफिकल्ट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन समझ लेना बस, क्योंकि अपन इसके ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा मैं। अब देखिए इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, तो एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे एक एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने हेतु कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, मतलब सकारात्मक को नकारात्मक में, पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे नेगेटिव प्रीफिक्स, जैसे नोट लगाकर, एक अपोजिट वर्ड विलोम शब्द एंटोनियम को नोट के बाद लगाकर, जैसे मतलब जैसे अपन सकारात्मक को नेगेटिव बदलते हैं ना, तो उसमें नोट भी लगता है, और जो पॉजिटिव हो उस वाक्य का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द लगाते हैं अपन, वो संज्ञा विशेषण के विलोम विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग कर नोट के साथ करके एफर्मेटिव वाक्य को हम नेगेटिव वाक्य में बदल सकते हैं। जैसे पढ़ते हैं, अब इसमें क्या कर रहा है,
जैसे अपन को क्या करना है, जैसे पॉजिटिव में रेगुलर है तो उसका विलोम शब्द होता है इरेगुलर, और उसके साथ में नोट लगा दो तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा एफर्मेटिव से। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में अपन चेंज करना पड़ रहे हैं। जैसे बी रेगुलर इन योर स्टडीज, अपनी स्टडीज में रेगुलर लो। अब जैसे डोंट से बी लगता है, डोंट बी इरेगुलर इन योर स्टडीज। एक तरह से तुम इरेगुलर मत, अपनी स्टडीज में इरेगुलर मत लो, क्योंकि रेगुलर का विलोम इरेगुलर है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक तरह से बुद्धिमती लड़की है। शी इज नॉट ए फुलिश गर्ल, वह एक फुलिश लड़की नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से अपन ने एक तरह से नेगेटिव बना दिया, लेकिन इसमें इसका सेंस क्या है, नेगेटिव तो बनता है, लेकिन साथ साथ उसका विलोम भी आना जरूरी है। हियर लव्ड रंजा, तो हियर डिड नॉट हेट रंजा, क्योंकि एक तरह से हियर लव रंजा मतलब वो रंजा से प्यार करता है, मतलब वो उससे नफरत नहीं करता है, तो मतलब प्यार करता है, उसका अर्थ भी ये निकलेगा। तो ही डिड नॉट हेट रंजा। ही इज शॉर्ट, ही इज नॉट टाल, वह छोटा है पर वो लंबा नहीं है, मतलब वो छोटा है। ही इज एबल टू डू दिस जॉब, वह एबल है जॉब को करने के लिए। तो ही इज नॉट अनेबल टू डू दिस जॉब, वह अनेबल नहीं है मतलब अयोग्य नहीं है, जो मतलब योग्य है जॉब को करने के लिए। योर हाउस इज नियर टू माई हाउस, तुम्हारा घर मेरे पास है। तो योर हाउस इज नॉट फार टू माई हाउस, तुम्हारा घर मेरे से दूर नहीं है, तो मतलब पास है। तो मतलब समझो एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक से जब अपन नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, नोट से पहले उसका विलोम शब्द लगा देते हैं सामने वाले वाक्य का। अब देखिए रूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं अब अपन, डबल नेगेटिव लगाकर। हम डबल या दो नेगेटिव लगाकर भी एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य को नेगेटिव में बदल सकते हैं, नकारात्मक में बदल सकते हैं जैसे। लेकिन इसको चेंज करते समय ध्यान रखिए कि टेंस सदैव समान ही रहे, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है ना, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। चलो शुरू करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस डबल नेगेटिव लगेगा। जैसे ही डिस्क्वालीफाइज अदर्स इन वर्क, उसने एक तरह से अयोग्य घोषित कर दिया सबको वर्क में, काम में। तो इसमें हो जाएगा ही डज नॉट क्वालिफाई अदर्स इन वर्क, ही डज नॉट क्वालिफाई अदर्स इन वर्क। अब देखिए हर एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड, तो हर एप्लीकेशन वाज नॉट रिजेक्टेड, वैसे ही मामला है, दो या एक ही बातों को दिक्कत नहीं, एक ही नोट लग रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो एक्सेप्टेड का विलोम क्या होगा, रिजेक्टेड, तो ऐसा आपको समझना है। हर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड एक्सेप्टेड, तो हर एप्लीकेशन वाज नॉट रिजेक्टेड मतलब उसकी एप्लीकेशन एक तरह एक्सेप्ट की गई, लेकिन दूसरे वाक्य में आ रहा है उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की गई, मतलब एक्सेप्ट की गई। आई फेल इन एग्जाम, एग्जाम फेल होगा, तो आई फेल इन एग्जाम, तो उसमें हो जाएगा आई डिड नॉट सक्सीड इन एग्जाम, या फिर आई डिड नॉट पास्ड इन एग्जाम में, पास नहीं हो सका है, सक्सीड नहीं हो चुका है इस एग्जाम में। ही वाज एग्री, तो ही वाज नॉट डिसएग्री, ही वाज नॉट डिसएग्री हो जाता है, कि एग्री का डिसएग्री होता है ना। आई फेल्ट एवरीथिंग कंफर्टेबल में, एवरीथिंग कंफर्टेबल, तो आई फेल्ट नथिंग अनकंफर्टेबल, क्योंकि एवरीथिंग का विलम क्या होता है, नथिंग। और इसमें एवरीथिंग के बाद जब नथिंग होता है तो नथिंग का अर्थ भी नोट के लिए निकलता है, तो नथिंग से पहले नोट कभी नहीं लगता, जाना नथिंग से पहले नोट कभी नहीं लगता है। अब देखिए ही हैज़ क्वालिफाइड द टेस्ट, उसने टेस्ट को क्वालिफाइड कर लिया। तो ही हैज़ नॉट डिसक्वालिफाइड द टेस्ट, उसने एक तरह से टेस्ट को पास नहीं किया। बाकी जैसे ही हैज़ क्वालिफाइड था, उसने टेस्ट को पास कर लिया, तो ही हैज़ नॉट डिसक्वालिफाइड द टेस्ट, एक तरह से उसने टेस्ट को पास किया है, नहीं के अर्थ में भी। ही इज हैप्पी, वो खुश है, ही इज नॉट अनहैप्पी, वह खुश है, इसके अनहैप्पी मतलब वो भी खुश हैं। अब देखिए रूल नंबर 3 पढ़ेंगे अपन। रूल नंबर 3 पढ़ेंगे अपन, हैज़ हैव को इज एम आर या नोट या विदाउट द्वारा चेंज करते हैं। हैज़ हैव को, जो हैज़ और हैव होता है उसको हम क्या करते हैं, इज एम आर प्लस नॉट विदाउट के द्वारा चेंज करते हैं। जिसे यदि एफर्मेटिव वाक्य में कोई भाव या गुण आदि शो किया गया हो तो उसे नेगेटिव वाक्य में बदलने हेतु हम हैज़ हैव के स्थान पर, देखो समझिए, यदि एफर्मेटिव वाक्य में कोई भावना या गुण बताया गया है, भावना या गुण, या सकारात्मक वाक्य में कोई भाव या गुण, भावना या गुण बताया गया है, तो उसे हम नेगेटिव वाक्य में बदल देते हैं, और उसके स्थान पर हम हैज़ हैव के स्थान पर हम इज या माँ लगाकर साथ में नॉट विदाउट का प्रयोग करते हैं, नॉट विदाउट का प्रयोग करते हैं। भावना हो और हैज़ हैव वाला वाक्य हो तो उसको इज एम आर प्लस विदाउट, इज एम आर प्लस नॉट विदाउट के द्वारा चेंज करते हैं। जैसे आई हैव फीलिंग्स फॉर हर, मुझे मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है, तो उसको हो जाएगा आई एम नॉट विदाउट फीलिंग्स फॉर हर, क्योंकि नॉट विदाउट लग जाता है और हैज़ का इज एम आर में चेंज कर देते हैं। आई हैव हेट फॉर हर, तो आई एम नॉट विदाउट हेट फॉर हर, मैं एक तरह से उससे नफरत नहीं करता हूँ। दे हैव ए ग्रेट फियर, उसमें गजब डर है, तो दे आर नॉट विदाउट ए ग्रेट फियर, दे आर नॉट विदाउट ए ग्रेट फियर, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए टू को हटाकर यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग किया गया, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग किया गया है
तो उसे हटाकर सो तथा टू प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कर नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे यदि टू को हटाकर कैसे, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग किया जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग किया गया है, तो उसको हटाकर सो तथा टू प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे रमेश इज टू टाल टू गो इनसाइड द बस। रमेश बहुत लंबा है बस पर जाने के लिए, इसका नेगेटिव बनेगा रमेश इज सो टाल, क्योंकि टू का क्या बन जाता है, सो बन जाएगा। रमेश इज सो टाल ही कैन नॉट गो इनसाइड द बस, क्योंकि इसमें टू प्लस कैन नॉट लग जाता है, टू प्लस कैन नॉट लग जाता है, समझे। शी वॉज टू वीक टू मूव, शी वॉज टू वीक टू मूव, इसको हो जाएगा शी वॉज सो वीक दैट शी कुड नॉट मूव, क्योंकि वाज आया इसलिए कुड नॉट लग गया, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ही इज टू हॉनेस्ट टू स्टील, तो ही इज सो हॉनेस्ट दैट ही कैन नॉट स्टील। शी इज टू वीक टू रन, एक दो बार समझोगे फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में बाकी बैठ जाएंगे। शी इज टू वीक टू रन, वो बहुत वीक है दौड़ने के लिए, तो शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन। माई ग्रैंड मदर इज टू ओल्ड टू लर्न टू ऑपरेट ए कंप्यूटर, तो होगा माई ग्रैंड मदर इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट लर्न टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। ही इज टू रूड टू बी ही इज टू रूड टू बी ए फ्रेंड, तो ही इज सो रूड दैट ही कैन नॉट बी ए फ्रेंड। वो इतना एक तरह से रूड है, इतना मक्कार है, एक तरह से उसका वो अपना फ्रेंड नहीं बन सकता है। अब देखिए नया रूल आ रहा है, रूल नंबर 5। एस सुनेस को हटाकर, एस सुनेस को हटाकर एस सुनेस स्टर्न लिखते हैं यू, एस सुनेस, ठीक है, एस सुनेस ऐसा लिखते हैं, और एस वेल एस लिखते हैं ऐसे, एस सुनेस को हटाकर यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में एस सुनेस का प्रयोग हुआ है, एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक में, तो नेगेटिव में एस सुनेस के स्थान पर नो सूनर या देन का प्रयोग करते हैं। नो सूनर, एस सुनेस का किसमें चेंज हो जाता है, नो सूनर या देन में, एस सुन एस का चेंज हो जाता है नो सूनर या देन में। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस प्रयोग करते हैं, एस सुन एस आई सा एन एक्सीडेंट आई टूक द पर्सन टू द हॉस्पिटल, जैसे ही मैंने उस एक्सीडेंट देखा उस आदमी को मैं हॉस्पिटल ले गया, तो इसमें जगह नो सूनर या देन, नो सूनर देन लग सकते हैं, नो सूनर डिड आई सी एन एक्सीडेंट देन आई टूक द पर्सन टू द हॉस्पिटल, नो सूनर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एस सुनस आई विल सी हिम आई शेल मीट हिम, जैसे मैं उसको देखा मैं उससे मिलने गया, हो जाएगा तो नो सूनर शेल आई सी हिम देन आई शेल मीट हिम, नो सूनर हो जाएगा, क्योंकि एस सुनस का कैसे में चेंज हो जाता है, नो सूनर। ये ट्रिक्स है छोटी छोटी, इनको भी अगर मैंने पकड़ लिया तो आप इसमें 10 के 10 नंबर लेके आ जाओगे। एस सुनस आई विल सी हिम आई शेल मीट हिम, तो एस सुनस का किस में चेंज हो जाता है, नो सूनर का, नो सूनर शेल, नो सूनर आई के साथ क्या लगता है शेल या शेल, नो सूनर शेल आई सी हिम आई शेल मीट हिम, ठीक है ना, आई शेल मीट हिम। अब हम रूल नंबर 6 पढ़ रहे हैं। ओनली या एलोन अगर वाक्य में आ जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य में अगर ओनली या एलोन आ जाता है, तो उसको नेगेटिव में बदलने के लिए अपन ओनली और एलोन के स्थान पर अपन नॉन बट का प्रयोग करते हैं। नॉन बट किसका प्रयोग, नॉन बट का। ओनली या एलोन जब आ जाता है सकारात्मक वाक्य में, तो उसके नेगेटिव में बदलने के लिए अपन करते हैं नॉन बट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम मीट्स हिज रिलेटिव्स ओनली, राम उसके रिलेटिव से मतलब मिलता है, तो इसमें हो जाएगा राम मीट्स नॉन बट हिज रिलेटिव्स, राम मीट्स नॉन बट हिज रिलेटिव्स, क्योंकि इसमें ओनली एलोन तो आया, देखो समझिए ओनली आया, लास्ट में ओनली आया, तो ओनली क्या क्या लगता है, नॉन बट। देखिए शी एलोन लाइक्ड साइंस इन दिस क्लास, वह अकेला साइंस को क्लास में पसंद करता था एक तरह से, तो इसमें शी एलोन की जो जगह शी लाइक्ड नॉन बट साइंस इन द क्लास, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, ओनली एलोन का नॉन बट प्रयोग हो जाता है, लेकिन आपको वाक्य समझना है कि वाक्य में किस तरह से प्रयोग हो रहा है, तो नॉन बट का प्रयोग हो जाता है ओनली में, ठीक है ना। तो ओनली वाला या एलोन और नॉन बट लग जाता है वाक्य में। अब लेस्ट, एलियस्ट लेस्ट, लेस्ट को परिवर्तित कर, अब नियम 7 पढ़ रहे हैं, लेस्ट को परिवर्तित कर यदि एफर्मेटिव वाक्य में या सकारात्मक वाक्य में लेस्ट आ जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में उसकी जगह सो दैट या शुड के स्थान पर मे या नोट या माइट नोट का प्रयोग करते हैं। अब बस नियम समझिए, एलियस्ट लेस्ट, जब सकारात्मक वाक्य में एलियस्ट लेस्ट आ जाता है, तो नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस में उसकी जगह सो दैट तथा शुड, सो दैट में प्रयोग करते हैं, तथा शुड जो आता है उसके स्थान पर मे नोट या माइट नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे शी रोट क्विकली लेस्ट शी शुड फेल,
इसमें हो जाएगा शी रोट, क्योंकि देखो लेस्ट के स्थान पे क्या है, सो दैट आ जाएगा, तो शी रोट सो क्विकली दैट शी माइट नॉट फेल, शुड की जगह हो गया माइट नॉट, और देखो सो दैट, और मतलब यानी कि लेस्ट की जगह हो जाएगा सो दैट, तो शी रोट सो क्विकली दैट शी माइट नॉट फेल, वो इतनी जल्दी लिख रही थी वो फेल नहीं होती होगी। जैसे अब देखिए वो केयरफुली लेस्ट यू शुड हर्ट, एक तरह से शानदार यानी कि शानदार धीरे धीरे चलो सावधानी से, यू शुड हर्ट, तुम इसे हर्ट कर सकते हो उसको, तो इसमें हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा वॉक सो केयरफुली दैट यू माइट नॉट हर्ट। एक बात समझना, क्योंकि ये छोटे ये जो नियम वाले क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि अगर आपको अगर इतना भी पता होगा ना कि लेस्ट के आधार पर अपन नोट सो दैट प्रयोग करते हैं और शुड के आधार पर मे नोट, तो डायरेक्ट इसमें यू पकड़ना, लेस्ट के आधार पर लेस्ट आ गया, अब लेस्ट आधार पर क्या होता है, सो दैट, सो आ गया, डेट आ गया, शुड आ गया, तो माइट नॉट मे नॉट माइट नॉट, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होना। अब जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड हर्ट, तो जगह वॉक सो केयरफुली दैट यू माइट नॉट हर्ट, नेगेटिव में गए तो नोट लग जाएगा। अब देखिए प्रोहिबिटेड, अगर वाक्य में प्रोहिबिट एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक अगर प्रोहिबिटेड शब्द आ जाता है, तो प्रोहिबिटेड मतलब होता है निषेध, जो मतलब एक तरह से ये बंद है, बैन है, तो उसको हटाकर नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड लगाते हैं, नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड लगाते हैं, मतलब प्रोहिबिटेड को अपन हटाकर एफर्मेटिव में नहीं नेगेटिव में नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड लगाते हैं। जैसे ड्रिंकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस रूम, ड्रिंकिंग बैन है इस रूम में, तो ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड इन दिस रूम, ड्रिंकिंग अलाउड नहीं इस रूम में। जैसे आई इंटर द प्रोहिबिटेड एरिया, तो आई इंटर्ड द नॉट अलाउड एंट्री एरिया, नॉट अलाउड हो गया, नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड लगाते हैं, प्रोहिबिटेड के आधार पर नॉट अलाउड या नॉट परमिटेड लगा देते हैं। अब देखिए नवा नियम, सकारात्मक वाक्य मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज आ जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज की जगह पर नेवर तथा वेन के पूर्व बट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब ऑलवेज के स्थान पर अपन किसका प्रयोग करते हैं, नेवर, ऑलवेज का बनता है नेवर, और वेन के पूर्व मतलब वेन के पहले बट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई ऑलवेज श्योर वेन आई एम क्रॉसिंग द रोड, तो उसका हो जाएगा आई नेवर श्योर बट वेन क्रॉसिंग द रोड। ये नियम है और ये नियम एक दो बार समझ जाओगे तो दिमाग में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आई ऑलवेज श्योर व्हेन आई एम क्रॉसिंग द रोड, तो हो जाएगा आई ऑलवेज का क्या बनता है, नेवर, तो आई नेवर श्योर बट वेन क्रॉसिंग द रोड, या वेन आई एम क्रॉसिंग द रोड, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखिए डिग्री ऑफ कंपेरिजन को इंटरचेंज में बदल करके, डिग्री ऑफ कंपेरिजन मतलब यदि एफर्मेटिव वाक्य में कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। कंपेरेटिव डिग्री समझते हैं, नियम वापस हैं। सुपरलेटिव डिग्री होने पर नेगेटिव बनाने हेतु वाक्य के प्रारंभ में नो अदर का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री अगर वाक्य में आ जाती है तो हम नो अदर का प्रयोग करते हैं। तो देखो एक बार समझना, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, पहले तो दिमाग में भाई सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है जिसके पीछे EST लग जाए वो वाक्य ही पूरा सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। जैसे इसमें देखो ग्रेटेस्ट EST, MOST मोस्ट ST EST, तो ये क्या हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री बराबर क्या बन लगाता है, नो अदर, ध्यान रखना। जैसे अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग, तो अकबर की जगह अकबर वाज द ग्रेटेस्ट किंग, EST आया, तो EST के जगह बनेगा नो अदर, तो नो अदर किंग वाज एज ग्रेट एज अकबर, मतलब कोई अकबर जैसा ग्रेट नहीं था। ठीक है ना। जैसे कानू इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो EST, तो नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एन इंटेलिजेंट एज कानू, नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज कानू। अब देखिए कंपेरेटिव डिग्री, मतलब कंपेरेटिव डिग्री का मतलब होता है, समझते हैं, कंपेरेटिव डिग्री होने पर एफर्मेटिव वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस बनाने हेतु, तो नकारात्मक वाक्य बनाने हेतु हम उसके स्थान पर नॉट के बाद पॉजिटिव डिग्री तथा सो एस का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद पॉजिटिव डिग्री तथा सो एस का प्रयोग करते हैं, समझते हैं। ही इज एस टाल एस ट्री, वो उतना लंबा जितना पेड़ है, तो इसमें हो जाएगा, देखो कंपेरेटिव डिग्री मतलब द लगता है, तो देखो द का कुछ भी ला सकते हैं, तो समझते हैं द ट्री इज नॉट टालर देन ही, द ट्री इज नॉट टालर देन ही। कुछ द ट्री इज नॉट टालर देन ही, देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान रखना इसको, स्पेशल प्रॉब्लम में एक दो बार बोल दूंगा इसको, ये थोड़ा पॉइंट डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें नियम भी फिट नहीं हो रहा पूरी तरह, समझते हैं वापस। कंपेरेटिव डिग्री होने पर एफर्मेटिव वाक्य से नेगेटिव सेंटेंस बनाने हेतु तो हम उसके स्थान पर नोट के बाद पॉजिटिव डिग्री तथा सो या एस का प्रयोग करते हैं। जैसे समझते हैं
ही इज एज टाल एज ट्री, तो इसका हो जाएगा द ट्री इज नॉट टालर देन ही। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, तो आई एम नॉट सो ब्यूटीफुल एज सी। देखो मोर का क्या बन गया, शी बन गया, सो बन गया। राम इज टालर देन श्याम, तो श्याम इज नॉट टाल एज टाल एज राम। देखो समझ में आ गया मुझे, तो ये आपको भी आना चाहिए। देखो समझते हैं क्या कह रहा है, कुछ देखो नियम समझते हैं। नियम कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री अगर नोट के बाद पॉजिटिव डिग्री आए तो उसका सो एस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें सो आ गया, या सो देखो सो नहीं आया तो इसमें देर का आ गया, इसमें सो एस आ गया, इसमें सो एस आ गया, इसमें एस आ गया, इसमें एस आ गया, इसमें एस आ गया, है ना। तो मतलब यानी कि ये बराबर हमको समझना है, याद हो जाएगा। राम इज टालर देन श्याम, तो श्याम इज नॉट टाल एस श्याम। राम श्याम जितना लंबा नहीं है, श्याम राम जितना लंबा नहीं है। सुहाना इज मोर लेबरियस देन यू, तो यू आर नॉट एज लेबरियस एज सुहाना। अब देखिए आई एम विशर देन शी, तो शी इज नॉट एज वाइज एज, देखो आई एम वाइजर देन शी, मैं उससे ज़्यादा मैं एक तरह से बुद्धिमान हूँ, तो शी इज नॉट वाइज एस आई, वो मेरे जितने बुद्धिमान नहीं है। ही इज मोर स्टूडियोस देन हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर इज नॉट स्टूडियोस एज ही। अब देखिए ये बेकार वाले वाक्य है। अब देखिए यदि एफर्मेटिव वाक्य में मतलब सकारात्मक वाक्य में एवरीबडी या एवरीवन आ जाता है, तो उसको हटाकर नेगेटिव सेंटेंस में अपन नो बड़ी देर इज नो बड़ी बट का प्रयोग करते हैं। देर इज नो बड़ी बट, इजी नियम, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य में अगर एवरीबडी या एवरीवन आ जाता है तो उसके स्थान पर आप देर इज नो बड़ी बट प्रयोग करो नेगेटिव में। जैसे एवरीबडी लव्स मनी, हर कोई मनी से पैसा पैसा एक तरह से हर कोई मनी से प्यार करता है, तो इसका हो जाएगा देर इज नो बड़ी बट लव्स मनी। देर इज नो बड़ी, क्योंकि देर इज नो बड़ी बट लव्स मनी, इसका हो जाएगा। जैसे एवरीबडी हेड स्लाइस, हर कोई मतलब एक तरह से झूठ से नफरत करता है, देर इज नो बड़ी बट हेड स्लाइस। अब देखिए एवरीबडी विल डाई वन डे, हर किसी को एक दिन मरना है, तो देर इज नो बड़ी बट विल डाई वन डे, हर किसी को मरना है, देर इज नो बड़ी बट विल डाई वन डे, हो गया ये। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस के एब्सटेन या रिफ्रेन हो तो, एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब यानी कि सकारात्मक वाक्य में एब्सटेन या रिफ्रेन हो तो, वाक्य में एब्सटेन या रिफ्रेन एक वर्ड है हो तो उनको वाक्यों में से उनको हटाकर साधारण नेगेटिव वाक्य बनाया जाता है, साधारण नेगेटिव वाक्य बनाया जाता है। तो एब्सटेन या रिफ्रेन हो तो उसको हटा दिया जाता है, समझते हैं। जैसे सी एब्सटेंस फ्रॉम स्मोकिंग, तो इसका हो जाएगा शी डज नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करती, तो इसका अर्थ भी एब्सटेंट का अर्थ भी नोट में निकलता है, लेकिन उसको हटा के अपन नोट लगा देते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, तो इसका डोंट स्टील, डो नॉट स्टील, तो एक तरह से समझो एब्सटेन या रिफ्रेन को हटाकर नेगेटिव में नोट लगा देते हैं बस, तो एब्सटेन और रिफ्रेन हटा देते हैं वाक्य में। अब समझते हैं एफर्मेटिव वाक्य ये कुछ शब्दों में इंटरचेंज करके नेगेटिव वाक्य बनाना है। जैसे ओनली एलोन का नॉन बट बनता है, ओनली एलोन का नॉन बट, ये वापस जो आपने पढ़ा ना वापस रिपीट हो जाएगा। ओनली एलोन का नॉन बट बनता है, ऑलवेज का नेवर में चेंज होता है, ऑलवेज का नेवर में चेंज होता है, समटाइम्स का नोट ऑलवेज में चेंज होता है, समटाइम्स का नोट ऑलवेज में चेंज होता है, मोर देन वन का नोट वन में चेंज होता है, मोर देन वन का नोट वन में चेंज होता है, बाउंड टू का कैन नॉट बट में चेंज होता है, बाउंड टू का कैन नॉट बट में चेंज होता है, एवरीवन का नो वन में चेंज होता है, एवरीवन का नो वन में चेंज होता है, फॉर द लास्ट टाइम का नेवर अगेन में चेंज होता है, फॉर द लास्ट टाइम का नेवर अगेन में चेंज होता है, एज सुन एज का एज सुनर देन में चेंज होता है, एज सुन एज का एज सुनर देन में चेंज होता है, वेन यूवर का नेवर बट में चेंज होता है, वेन यूवर का वेन नेवर बट में चेंज होता है, एवरीथिंग का नथिंग में चेंज होता है, एवरीथिंग का नथिंग में चेंज होता है। अब जैसे जैसे ओनली ए लेजी फूड फ्ली फ्रॉम इस वर्क, एफर्मेटिव ऐसे नेगेटिव बनाएंगे तो ओनली का बनेगा, ओनली ए का बनेगा नॉन बट ए लेजी वुड फ्ली फ्रॉम इस वर्क, नेगेटिव बन गया। अब जैसे वापस एफर्मेटिव नेगेटिव एफर्मेटिव नेगेटिव एफर्मेटिव, चार वाक्य है, तीन वाक्य और है। समटाइम्स ही वाज क्वारलिंग विथ हिज नेबर्स, वो कभी कभी अपने लड़ रहा था, तो इसमें जो ही वाज नॉट ऑलवेज क्वारलिंग विथ हिज नेबर, देखो समटाइम्स का क्या बनता है, नॉट ऑलवेज, तो ही वॉज नॉट ऑलवेज क्वारलिंग विथ हिज नेबर्स। देखिए एज सुन एज यू कॉल्ड मी आई केम, इसका बनेगा नो सुनर डिड यू कॉल मी देन आई केम। अब यू आर बाउंड टू सर्व मी, तुम इतने से बनती तुम मुझे ये परोसने के लिए, तो यू कैन नॉट बट सर्व मी। अब देखिए नियम 14, एफर्मेटिव सेंटेंस जिनके वर्ब के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है, जैसे एट इन ऑन प्लस टाइम आ जाता है, एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है, तो सेंटेंस को नेगेटिव बदलकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, तो सेंटेंस को नेगेटिव बदलकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का यूज करते हैं। ऐसे नेगेटिव से एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय उपयुक्त नियम को उल्टा कर दिया जाता है। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस है आई सा हिम एट 10 o'clock, मैं 2 बजे देखा, ठीक है, इजी नियम है। 8 आ जाता है, 8 के बाद कुछ टाइम आ जाता है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप चेंज कर दिए पीपीसी, याद है सब्जेक्ट हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
देखो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन मतलब कि थर्ड फॉर्म में इसका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना, समझे, प्रेजेंट पीपीसी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सिर्फ, वो अलग हो जाता है। तो ही सा हिम एट 2 o'clock, तो इसका हो जाएगा ही हैज नॉट सीन हिम सिंस 2 o'clock। आई मेट हिम इन 2001, तो आई हैव नॉट मेट हिम इन सिंस 2001। सोमेश सबमिटेड असाइनमेंट ऑन मंडे, तो सोमेश हैज नॉट सबमिटेड असाइनमेंट सिंस मंडे। ही परचेस्ड मी ए साड़ी इन जनवरी, तो ही हैज़ नॉट परचेस्ड मी ए साड़ी सिंस जनवरी। अब देखिए रूल 15 पढ़ रहे हैं। ऐसे एफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें लास्ट में वेन आता है तो नेगेटिव में चेंज करने के बाद सेंटेंस में सिंस का जो समझिए। ऐसे एफर्मेटिव सेंटेंस जिनके लास्ट में वेन आता है को नेगेटिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस में सिंस का यूज करते हैं। सिंस के पहले आने वाले क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा बाद में आने वाले क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों में केवल सिंस के पहले आने वाले क्लोज को ही नेगेटिव में बदलते हैं, बाद वाले को नहीं समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को सोल्व करके समझा जा सकता है। एफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। जैसे ही लास्ट मेट मी व्हेन ही विजिटेड जयपुर, आप समझते हैं, रूल के साथ समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन करा है ही लास्ट मेट मी व्हेन ही विजिटेड जयपुर, एक तरह से इसका अपन लड़ी ट्रिक्स पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट या वेन आता है तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस में सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वेन मेट आया तो सिंस का पे सिंस आ गया, तो ये सिंस पे लिए अपना ये आंसर होने के चांसेस हो गए, ठीक है। क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आंसर हो गया अपना। तो ये नियम है, मतलब क्वेश्चन में अगर मेट या वेन आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और उसके साथ टाइम में सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और तथा बाद में आने वाले वाक्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस, तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया, और अगर टाइम हो तो ये सिंस का यूज कर लिया, ठीक है ना, हो गया समझ। देखो वापस नया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से। जैसे सोमिया लास्ट केम हियर व्हेन आई सा इन दिल्ली, तो लास्ट का क्या बनेगा, सोमिया हैज़ नॉट कम, सोमिया हैज़ क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, सोमिया हैज़ नॉट कम हियर सिंस आई वाज इन दिल्ली, नेगेटिव बन गया। अब देखिए प्रकाश लास्ट प्रेजेंटेड मी ए गिफ्ट व्हेन इट वाज माय बर्थडे, तो प्रकाश हैज़ नॉट प्रेजेंटेड मी ए गिफ्ट सिंस इट वाज माय बर्थडे। अब देखिए आई लास्ट रोड ए हॉर्स व्हेन आई सा ए यंग गर्ल, तो आई हैव नॉट ए रीडन ए हॉर्स सिंस आई वाज ए यंग गर्ल। अब देखिए रूल नंबर 16 पढ़ते हैं। ऐसे एफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें एगो का यूज होता है, एगो एजीओ, ऐसे एफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें एगो का प्रयोग होता है जैसे को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए एगो को फॉर्म में बदलकर सेंटेंस नेगेटिव में बदलकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, समझते हैं। रूल नंबर 16 पढ़ रहे हैं अपन, जैसे ऐसे एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य जिनमें एगो का प्रयोग होता है, एजीओ एजीओ एगो का प्रयोग होता है, को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए एगो को फॉर्म बदल देते हैं, समझते हैं। सकारात्मक वाक्य है उनमें एगो का यूज हुआ है तो उसको नेगेटिव बदलने के लिए एगो को हम फॉर्म बदल देंगे, और सेंटेंस में नेगेटिव बदलकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। ये नियम है। जैसे रूल नंबर 16 है, एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर एगो का यूज होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में वो चेंज करने के लिए अपन एगो को फॉर्म में बदल देते हैं नेगेटिव में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई सा हिम ए वीक एगो, तो इसमें हो जाएगा आई हैव नॉट, क्योंकि सा हिम इसका एगो आती है अपन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर ए वीक, एगो का हो जाएगा फॉर में चेंज। ही परफॉर्म्ड इन ए ड्रामा ए मंथ एगो, इसका हो जाएगा ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड इन ए ड्रामा फॉर ए मंथ, एगो का फॉर में चेंज हो गया। रजत रोड हिज बाइक 6 months एगो, इसका हो जाएगा रजत हैज़ नॉट रिडन हिज बाइक फॉर 6 months एगो, फॉर 6 months। They worshipped the goat 2 days ago. They have not worshipped the goat for 2 days. ध्यान रखिए। अब नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना, अब नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना, एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के उपयुक्त सभी नियम हमने पढ़ लिए हैं। अब नेगेटिव को मतलब नकारात्मक को अब सकारात्मक में बदलने हेतु अपन नियम पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है रिवर्स। उक्त नियमों को रिवर्स कहा जाता है। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर ए वीक, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव अब इसका आपको अफर्मेटिव बनाना है, तो आई सा हिम ए वीक एगो, मतलब उल्टा पुल्टा जो पढ़ा है उसी का उल्टा पुल्टा करना है, तो समझते हैं। एसरेटिव या अफर्मेटिव एक ही चीज़ है, मतलब सकारात्मक सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। देखो मतलब नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस बदलना, अपन ने जो पढ़ा है ऊपर उसका उल्टा उल्टा रिवर्स कर दीजिए। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर ए वीक, तो फॉर की जगह एगो लगा दीजिए, और हैव नॉट की जगह सा आ जाएगा, क्योंकि उसमें रूल हुआ है, तो आई सा हिम ए वीक एगो। अब देखिए एसरेटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, मतलब सकारात्मक वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलना।
जैसे एसर्टिव वाक्यों को इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, सकारात्मक नॉर्मल वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलने के लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव वाक्य नकारात्मक होगा, समझिए। यदि सकारात्मक वाक्य में नोट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव है, तो इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव होगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इंट्रोगेटिव होगा एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इंट्रोगेटिव होगा एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो वापस मैं आंसर दूंगा हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो जैसे अब रूल नंबर 1 हो गया ये कि एसर्टिव वाक्य पॉजिटिव हो, ये हो गया। अब रूल नंबर 2, एसर्टिव वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य में चेंज करने के बाद अंत में प्रश्नवाचक लगेगा। एसर्टिव वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य में मतलब यानी कि सकारात्मक पॉजिटिव वाक्य को जब आप इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक में चेंज करते हैं तो उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाता है, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, ध्यान है ना। अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, मतलब सकारात्मक से प्रश्नवाचक में। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इज शी नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, नोट लगाना है क्योंकि ये नियम पढ़ा अपन ने। पॉजिटिव वाक्य को जब नेगेटिव में चेंज करते हैं उसके आगे अपन को नोट लगा देना है। ही वॉज वेरी गुड विथ मी, तो वाज ही नॉट वेरी गुड विथ मी। ही कैन विन द मैच, तो कैन ही नॉट विन द मैच। द सन गिव्स अस लाइट, सन देखो गिव्स इसका डस बनता है, तो डस द सन नॉट गिव अस लाइट या डजंट द सन गिव अस लाइट। अब देखिए रूल नंबर 3, ये जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग में कंसेप्ट बैठना चाहिए कि भाई ये छोटे छोटे नियम है बस, और कुछ नहीं। बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, हल्के हल्के नियम पढ़ लो बस, ये वो काम हो जाएगा आपका। अब देखो यदि एसर्टिव वाक्य नेगेटिव में है मतलब सकारात्मक वाक्य में नोट है, तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य सकारात्मक बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, एफर्मेटिव बनेगा, समझिए। अब एसर्टिव नेगेटिव आ गया है, एसर्टिव में नेगेटिव है तो प्रश्नवाचक सकारात्मक हो जाएगा, ये याद कर लो आप। जैसे ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट मैन, तो इज ही एन इंटेलिजेंट मैन, क्या वह इंटेलिजेंट आदमी है। शी इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, तो इज शी माई बेस्ट फ्रेंड, क्या वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दे वर नॉट एनिमिस, तो वर दे एनिमिस। रीमा इज नॉट एस टाल एस रीता, तो इज रीमा एस टाल एस रीता। अब देखिए रूल नंबर 4 पढ़ते हैं, इजी है। यदि अब है रूल नंबर 4, यदि एफर्मेटिव वाक्य मतलब सकारात्मक वाक्य में लिंकिंग और सहायक क्रियाओं जैसे इज ए मार का प्रयोग, इज ए मार वॉज वर का प्रयोग हो तो सकारात्मक एसर्टिव का इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव तथा नेगेटिव एसर्टिव का इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य पॉजिटिव बना जाता है। क्वेश्चन से समझ में आएगा, ये नियम से समझ में नहीं आएगा। इस प्रश्नवाचक में हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में रखा जाता है, तो वही है, लेकिन बस नियम बढ़ा दिया इन्होंने। देखो आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, तो एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट का हो जाएगा एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, तो मेरा आंसर होगा हाँ मैं मार्केट जा रहा हूँ। टीना इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इज टीना सिंगिंग ए सॉन्ग, ये मैंने बिना देखते बनाने की कोशिश की है। दे वर वॉचिंग ए मूवी येस्टरडे, तो वर दे वॉचिंग ए मूवी येस्टरडे, है ना, हो गया। अब रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं अपन। यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, मतलब यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, मतलब वाज वर इज एमा नहीं दिया गया है, तब उसे इंट्रोगेटिव वाक्य में चेंज करने हेतु डू डिड या डस का प्रयोग होता है, समझिए। यदि एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम या वाज वर नहीं दिया गया है, अब उसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए अपन डू डिड या डस का प्रयोग करते हैं। जैसे शी लाइक्ड द गेम, अब देखो यहाँ पे लाइक ईडी आया तो इसका डिड निकल जाएगा, शी लाइक्ड द गेम, तो डिड शी लाइक द गेम, हाँ इसमें नोट लग जाएगा क्यों, नोट तो लगाना ही है अपन को, तो डिड शी नोट लाइक द गेम। आई डोंट वांट टू गो, तो इसमें हो जाएगा डू आई वांट टू गो। माई टीचर टोट यू, तो डिड माई टीचर नॉट टोट यू, या डिडेंट माई टीचर टोट यू, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 6, यदि एसर्टिव वाक्यों में एवरीबडी, देखो यदि एसर्टिव मतलब सकारात्मक वाक्यों में एवरीबडी, एनीबडी, एवरी मैन, एवरी वन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय उनके स्थान पर हु या नोट का प्रयोग करते हैं, हु नोट का प्रयोग कर देते हैं। क्रिया के अनुसार डू डज अथवा डिड को लगाते हैं क्रिया के अनुसार, समझे। यदि एसर्टिव वाक्यों में एवरीबडी, एनीबडी, एवरी मैन, एवरी वन जैसे शब्दों का प्रयोग हो गया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय अपन क्या करेंगे, हु नोट का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया के अनुसार डू डज डिड का प्रयोग लगाते हैं। जैसे एवरीवन वांट्स टू बी रिच, तो एवरीवन आ गया तो हु वांट्स की जगह डज हो जाएगा, एवरीवन हु डज नॉट वांट टू बी रिच। एवरीबडी लाइक टू प्ले, तो हु
डिड नॉट लाइक टू, पहले ईडी के डिड बन गया। एवरीवन इज वोरिड अबाउट कोरोना, मतलब कितना, हाँ, हु डज नॉट वोरिड अबाउट कोरोना, 3-4 महीने की पूरे पहले की किताब है, अभी ज़्यादा अभी की भी लेटेस्ट छपाई है। मतलब एवरीवन इज वोरिड अबाउट कोरोना, तो हु डज नॉट वोरिड अबाउट कोरोना। अब देखिए रूल नंबर 7, एफर्मेटिव सेंटेंस में नेवर होने पर, मतलब कभी नहीं होने पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हेतु उसे यूवर या वेन में वो चेंज करते हैं। समझिए, मतलब सकारात्मक वाक्य में अगर नेवर आ जाता है, मतलब नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय उसमें ईवर या वेन में चेंज करते हैं। जैसे नेवर का एक तरह से ईवर या वेन हो जाता है, जैसे वन कैन नेवर डू दिस जॉब, तो हु कैन ईवर डू दिस जॉब, नेवर का ईवर हो गया। अब आपको ऐसी ट्रिक पकड़नी है, क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो अभी नेवर आ गया, तो नेवर का ईवर कहाँ पे पकड़ेगा, एक वाक्य ऐसा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है 1 2 3 4, अब इसमें ईवर दे रखा तो ईवर वो पकड़ा, किसी में ईवर नहीं दे रखा, ये गलत ये राइट, ऐसे पढ़ना अपन को, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन है। जैसे वन कैन नेवर डू दिस जॉब, तो हु कैन ईवर डू दिस जॉब। वन कैन नेवर फेल इन दिस सब्जेक्ट, तो हु कैन ईवर फेल इन दिस सब्जेक्ट। शी हैज़ नेवर डन दैट बिफोर, तो हैज़ शी ईवर डन दैट बिफोर। वी कैन नेवर लाइक साइंस, तो कैन वी ईवर लाइक साइंस, नेवर का ईवर बन गया। अब देखो रूल नंबर 8, एफर्मेटिव वाक्य मतलब सकारात्मक वाक्य के नो बड़ी को, मतलब सकारात्मक वाक्य में जब नो बड़ी आता है तो इसको इंट्रोगेटिव वाक्य में बनाते समय हु, एनी बड़ी तथा नथिंग को, देखो हु एनी बड़ी मतलब नो बड़ी को इंट्रोगेटिव वाक्य में, एफर्मेटिव में अगर नो बड़ी आ गया तो उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय नो बड़ी का हु या एनी बड़ी बन जाता है। तो नथिंग आ जाता है तो नथिंग को वोट या एनीथिंग बदल देते हैं, नथिंग को वोट या एनीथिंग बदलते हैं। जैसे आई हैव सीन न बड़ी, आई हैव सीन नो बड़ी, तो हो जाएगा हैव आई सीन एनीबडी, नोबडी का एनीबडी हो गया। नथिंग कैन बी डन नाउ, नथिंग कैन बी डन नाउ, तो देखो भाई, देखो नथिंग का क्या बनता है वोट या एनीथिंग, तो कैन एनीथिंग हो जाएगा, तो कैन एनीथिंग बी डन नाउ, या और इसका एक और बन सकता है वोट कैन बी डन नाउ। अब देखिए रूल नंबर 9 पढ़ रहे हैं अपन, यदि एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्यों में कोई भी प्रोहिबिशन मतलब बंधन आता है, कोई बेन जैसी चीज़ आती है, तो एसर्टिव वाक्य में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जैसे यदि एफर्मेटिव वाक्य में कोई मतलब यानी कि प्रोहिबिशन मतलब यानी कि मतलब कोई चीज़ बेन वाली चीज़ आती है, तो उसकी एसर्टिव वाक्य में डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, और उससे जब इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करा जाता है तो उसे वाई का प्रयोग किया जाता है। समझते हैं, डू नॉट थिंक फॉर वॉट हैज़ बिन डन, डू नॉट थिंक, ठीक है ना, तो डू नॉट की जगह क्या लगता है वाई, तो वाई टू थिंक फॉर वॉट हैज़ बिन डन। डू नॉट फाइंड द लॉस्ट वे, तो डू नॉट का क्या बनता है वाई, तो वाई टू फाइंड द लॉस्ट वे, वाई टू फाइंड द लॉस्ट वे। अब देखो रूल नंबर 10, यदि एफर्मेटिव वाक्य में नीडलेस, यूजलेस, वर्थलेस, यदि एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य में नीडलेस, यूजलेस, वर्थलेस का प्रयोग हो गया है तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय उसमें उसका चेंज वोट में हो जाता है। तो इजी नियम है, सकारात्मक वाक्य में अगर नीडलेस, यूजलेस, वर्थलेस आ गया है तो प्रश्नवाचक वाक्य में उसकी जगह वॉट लग करना अपन को। जैसे इट इज़ नीडलेस टू वर्क नाउ, तो वॉट हो जाएगा नीडलेस की जगह, वॉट इज़ द नीड टू वर्क नाउ। दैट वॉज यूजलेस टू डू इट, तो वॉट वॉज द यूज टू डू इट। इट इज़ वर्थलेस टू बाय ए कार, तो वॉट इज़ द वर्थ टू बाय ए कार। अब देखिए चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू एसर्टिव सेंटेंस, मतलब चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक से अब नॉर्मल वाक्य, प्रश्नवाचक से अब सकारात्मक वाक्य बनाएंगे अपन, प्रश्नवाचक से सकारात्मक वाक्य बनाएंगे। नियम पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक को सकारात्मक में कन्वर्ट मतलब बदलते समय सकारात्मक को प्रश्नवाचक में चेंज करने के ऊपर बताए गए सभी नियमों को रिवर्स कर दे, रिवर्स मतलब उल्टा, उनका नियम उल्टा। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में प्रश्नवाचक है क्वेश्चन होता है तो उसके स्थान पर एसर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप लगाया जाता है। मतलब समझो, प्रश्नवाचक में अगर प्रश्नवाचक आता है मार्ग तो नॉर्मल जो सकारात्मक वाक्य है उसमें फुल स्टॉप आएगा। यदि प्रश्नवाचक में जैसे यदि क्वेश्चन यदि नेगेटिव है, प्रश्नवाचक यदि नेगेटिव है एसर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, और क्वेश्चन यदि पॉजिटिव हो तो एसर्टिव नेगेटिव हो जाएगा। उल्टा पुल्टा करना है कि अगर जैसे क्वेश्चन मार्क जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में अगर नोट का आया है तो एसर्टिव मतलब सकारात्मक वाक्य में नोट नहीं आएगा, और यदि उसमें कुछ नोट वोट नहीं आया है तो एसर्टिव वाक्य में नोट आएगा। अब देखिए रूल नंबर 3, ऐसे सेंटेंसेस जो किसी सर्वविदित या सार्वभौमिक सत्य को शो करते हैं उनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में चेंज करने के लिए ऑक्सिलियस को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। नया नियम है, इंपॉर्टेंट है, समझिए। नंबर 3,
ऐसे सेंटेंसेस जो किसी सर्वविदित या सार्वभौमिक सत्य को शो करते हैं। सर्वविदित या सार्वभौमिक सत्य मतलब शाश्वत सत्य जो शाश्वत हो को शो करते मतलब दिखाते हैं। उनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक में बदलने के लिए ऑक्सिलियस को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। AUXIL IARIES ऑक्सिलियस को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। AUXILIARIES ऑक्सिलियस को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ऑक्सिलियस को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। AUXILIARES ऑक्सिलियस को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ऑक्सिलियस को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ऑक्सिलियस को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं रूल नंबर 4। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, डिड, टू आदि से मतलब समझिए। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, डिड, डू आदि से बिगिन मतलब शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू से हटाकर सकारात्मक वाक्य के सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। उल्टा पुल्टा हो रहा मतलब ये समझ लो। प्रश्नवाचक में इज आया तो उस इज को हटा के अपन जैसे जैसे एक तरह से इरफान इज गोइंग टू मार्केट तो हो जाएगा इज इरफान गोइंग टू मार्केट। अब इज हटा के वापस कर देंगे इरफान इज गोइंग टू मार्केट, ऐसा हो जाएगा। समझिए आप। डज द सन नॉट गिव अस एनर्जी तो हो जाएगा द सन गिव्स अस एनर्जी, नॉट हट जाएगा और डज भी हट जाएगा। इसमें द ईएस इसमें गिव में जुड़ गया। इज गोट ए फ्लैश ईटिंग एनिमल तो गोट इज नॉट ए फ्लैश ईटिंग एनिमल। डू डॉग्स स्लीप एट नाइट तो डॉग्स डोंट स्लीप एट नाइट। इज गॉड नॉट ग्रेट तो गॉड इज ग्रेट। ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 5। WH वर्ड्स से प्रारंभ होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को WH मतलब WH वर्ड्स से प्रारंभ शुरुआत करने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को सकारात्मक वाक्यों में चेंज करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए WH का जो वर्ड होता है उसको हटा देते हैं और WH के वर्ड को हटाकर हम सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट जो उसके वर्ग के अनुसार आई है, वर्ब के अनुसार या उसके सेंटेंस के अनुसार उसके अनुसार प्रयोग में लिखते हैं, समझते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव वाक्य और एसर्टिव वाक्य हैं। जैसे हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस, वुड का हो जाएगा जैसे एवरीवन वुड लाइक टू बी फेमस। समझना, एक बार पढ़ लेना तो कंफ्यूजन कंप्लीट है। हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस, एवरीवन वुड लाइक टू बी फेमस। हाउ कैन वी फ्लाई, वी कैन नॉट फ्लाई। वॉट मैटर्स इफ दे डिफीटेड, इट डज नॉट मैटर इफ दे आर डिफीटेड। Who is not serious about the matter, everyone is serious about the matter. Is this a pen, this is a pen. Are they or they friends, they are friends, they are friends. Has she a car, she has a car. Have they some fruits, they have some fruits. Does he eat pizza, he eats pizza. Do we know Sanskrit, we know Sanskrit. Does she go to temple, she goes to temple. Did he love his son, he loved his son. What is your name, what your name is, what your name is. Where do you work, where you work. Why are you happy, why you are happy. What does she want, what she wants. What does she want, what she wants. अब देखिए रूल नंबर 6। यदि इंटरोगेटिव वाक्य में हु के साथ कोई नकारात्मक या नेगेटिव आता है तो एसर्टिव मतलब सकारात्मक वाक्य में हु के स्थान पर एवरीवन ये एवरीबॉडी का प्रयोग करते हैं। समझते हैं रूल नंबर 6 में। यदि सकारात्मक वाक्य में यदि प्रश्नवाचक वाक्य में WH वर्ड या हु या कोई नकारात्मक वर्ड आ जाता है जो उसके साथ नेगेटिव दर्शाता है तो एसर्टिव वाक्य में हु के स्थान पर एवरीवन या एवरीबॉडी हो जाता है। समझते हैं। हु कैन नॉट डू दिस जॉब तो एवरीबॉडी कैन डू दिस जॉब, हु का एवरीबॉडी हो गया। हु वाज नॉट प्रेजेंट, एवरीवन वाज प्रेजेंट या एवरीबॉडी वाज प्रेजेंट। ठीक है ना। अब रूल नंबर 7। यदि इंट्रोगेटिव वाक्य में WH है मतलब वाई आ जाता है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में अगर वाई आ जाता है तो उसको एसर्टिव सेंटेंस में कैन नॉट या शुड नॉट में बदल देते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में वाई आ जाता है WH तो एसर्टिव मतलब सकारात्मक वाक्य में कैन नॉट या शुड नॉट में बदल देते हैं। जैसे वाई टू गो फर्दर इनटू द फॉरेस्ट तो इसका एफर्मेटिव देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है और एफर्मेटिव सेंटेंस तो समझना है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस एफर्मेटिव सेंटेंस अपन समझना है अपन को। जैसे इंट्रोगेटिव में आ रहा है वाई टू गो फर्दर इनटू द फॉरेस्ट, इसको जगह यू शुड नॉट या कैन नॉट, तो यू शुड नॉट गो फर्दर इनटू द फॉरेस्ट। वाई टू हार्म द बॉडी बाय स्मोकिंग, तो यू शुड नॉट हार्म द बॉडी बाय स्मोकिंग, तुम्हें अपनी बॉडी को इतने से स्मोक से नहीं खत्म करना चाहिए, ठीक है ना। तो इजी नियम है, वाई आ जाता है तो कैन नॉट या शुड नॉट में बदल दो, ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव वाक्य में अगर वेन आ जाता है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में अगर वेन का प्रयोग हुआ है, तो सकारात्मक वाक्य में या एसर्टिव में चेंज करने हेतु हम वेन के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। वेन के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वेन कैन यू डू दिस, तो यू कैन नेवर डू दिस। वेन शी पास्ड, शी हैज़ नेवर पास्ड। वेन कैन मैडम टीच यू इंग्लिश, तो मैडम कैन नेवर टीच यू इंग्लिश, ठीक है ना। मतलब नेवर का प्रयोग करेंगे, वेन के स्थान पर करेंगे नेवर का प्रयोग इंट्रोगेटिव से सकारात्मक में चेंज करने के लिए। अब देखिए इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब यानी कि अपन अब सकारात्मक से विस्मयादि बोधक में चेंज करेंगे। नियम पढ़ते वापस, इतने बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इन वीडियोस को अगर आप एक या दो बार सुन लोगे ना, कन्फ्यूजन क्लियर है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, इससे बारी बारी टॉपिक डिफिकल्ट में पढ़ चुके हैं। अब देखिए सकारात्मक वाक्यों को विस्मयादि बोधक में परिवर्तन करने में निम्न नियमों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। एसर्टिव मतलब सकारात्मक वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्यों में चेंज करने के लिए सेंटेंस के प्रारंभ में ओह, हुर्राह, अलास या आह आदि एक्सक्लेमेटरी शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इंटरजेक्शंस बोलते हैं इनको। अब रूल नंबर 2, एसर्टिव मतलब सकारात्मक वाक्यों में प्रयुक्त इट इज सैड, ग्रेवियस, सोरोफुल शब्दों के स्थान पर एक्सक्लेमेटरी वाक्य में आह, ओह, अलास आदि में से किसी एक का प्रयोग करते हैं तथा उसके तुरंत बाद ये चिन्ह लगाते हैं। इसको बोलते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक लिखते हैं। अब देखते हैं जैसे इट इज सेड दैट ही इज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, ऐसे इसको एक्सक्लेमेटिव बनाना है। तो अलास, देखो एक बात समझो, दुख की बात है तो अलास लगेगा, अलास ही इज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड। अब देखिए इट इज हाईली ग्रेवियस दैट पीपुल सफर फ्रॉम कैंसर, दुख की बात है, ओह ओह पीपुल सफर फ्रॉम कैंसर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब देखिए इट इज सोरोफुल दैट आई फेल्ड बैडली, तो अलास आई फेल्ड बैडली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब अभी सोचिए पीछे चिन्ह नहीं आया, पीछे क्यों नहीं, भाई ये पीछे ये आ गया ना चिन्ह, बीच में आ गया चिन्ह, ये बीच में आ गया चिन्ह, ये बीच में आ गया चिन्ह, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। रूल नंबर 3, एसर्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त इट इज वेरी जॉयफुल, डिलाइटफुल, हेल्ग्रियस आदि शब्दों को आहा, हुर, हुर्राह और हो में बदल कर उसके बाद विराम चिन्ह कर ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे इट इज जॉयफुल दैट स्काई इज क्लियर टुडे, तो एक तरह से हुर्रा की बात, जॉयफुल की बात आ रही है, जॉयफुल, डिलाइटफुल, समझो ये ट्रिक्स है। देखो भाई इट इज वेरी जॉयफुल, डिलाइटफुल और हिलेरियस आ जाता तो आहा, हुर्रा या हो का प्रयोग कर देते हैं। इट इज जॉयफुल तो आ गया हुर्रा, द स्काई इज वेरी क्लियर टुडे। अब देखिए वापस एसर्टिव वाक्य में इट इज प्राइस वर्थली और जॉयफुल आ जाता है, इट इज प्राइस वर्थली और जॉयफुल अकेला आ जाता है, तो उसके बाद अपन क्या करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने तो उसके ब्रेव बदल देते हैं। तो इट इज प्राइस वर्थली आ गया, इट इज प्राइस वर्थली दैट यू हैव स्कोर्ड ए सेंचुरी, इसकी जगह हो जाएगा ब्रेवो यू हैव स्कोर्ड ए सेंचुरी, इसके बराबर हो जाएगा ब्रेवो। ऐसे नियम पढ़ना है अपन को, याद करना है। अब देखिए रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं। सकारात्मक वाक्य में इट इज सरप्राइजिंग, वंडरफुल टू सी और या हियर आ जाता है। समझिए सकारात्मक वाक्य में अगर इट इज सरप्राइजिंग, वंडरफुल टू सी और हियर आ जाता है तो उसको अपन क्या करते हैं लो या हार्क में बदल देते हैं। समझिए इट इज सरप्राइजिंग आ गया तो लो में बदला, इट इज वंडरफुल आया तो हार्क में बदला, ऐसे करना है। तो इट इज सरप्राइजिंग टू सी देयर द डार्क क्लाउड्स हैव डिसअपियर्ड, इसका हो जाएगा लो द डार्क क्लाउड्स हैव डिसअपियर्ड। हिंदी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं इतना है इसको हिंदी बोलने का, समझाने का ज़्यादा, क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है आपको इस टॉपिक को। अब देखो इट इज़ वंडरफुल टू हियर व्हाट शी साइंस इन हर बाथरूम, तो हार्क व्हाट शी सिंग्स इन हर बाथरूम। अब देखिए रूल नंबर 6 में एफर्मेटिव वाक्य मतलब मैंने सकारात्मक वाक्य में अगर इट इज हेटफुल, गेस्टली आ जाता है तो उसके बाद फाई का प्रयोग करते हैं, फाई
फिर चिन्ह लगते हैं। सकारात्मक वाक्य में अगर इट इज हेटफुल और गेस्टली, GHAST आ जाता है, इट इज हेटफुल और गेस्टली आ जाता है तो अपन फाई का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज हेटफुल दैट ब्लो योर नोज ऑल द टाइम, ये एक तरह से बहुत गंदी बात है कि तुमने नाक बंद करके, मतलब बहुत बदबू आ रही है एक तरह से। तो फाई यू ब्लो योर नोज ऑल द टाइम, तुम्हारे नाक को बंद करके रखो, बदबू आती है एक तरह से, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है किसी तो की तरफ से। अब देखिए आप एसर्टिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य में वेरी और ग्रेट आ जाता है। वेरी और ग्रेट आदि शब्दों में आने पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वोट या हाउ का प्रयोग किया जाता है। ये नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे द मॉर्निंग इज वेरी फोगी, अब देखो वेरी आ गया तो हाउ आ जाएगा या वोट लगा दो, हाउ फोगी द मॉर्निंग इज। पंडित नेहरू वाज अ ग्रेट राइटर, देखो वेरी ग्रेट आना चाहिए तो ग्रेट आ गया, तो वोट ए राइटर पंडित नेहरू वाज। दिस द रेटर इज वेरी नॉइसी, वेरी आ गया तो हाउ नॉइसी द रेटर इज, वेरी आ गया, ध्यान रखना। और रूल नंबर 8 पढ़ते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले आई नीन, ईगरली, एडियंटली, अर्नेस्टली, विश, समझिए। सकारात्मक वाक्य में अगर आई नीनली, ईगरली, आर्डेंटली, अर्नेस्टली और विश आ जाता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वुड दैट इसके आधार पर ओ दैट, इफ वर हेड या ओ का उचित तरीके से प्रयोग कर अंत में प्रश्न विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं, समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य में अगर आई नीनली, ईगरली, एर्डेंटली, अर्नेस्टली या विश आ जाता है तो उसके स्थान पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वुड दैट, ओ दैट, इफ, वर, हेड या ओ को उचित तरीके से प्रयोग कर अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे आई नीनली विश दैट आई वर एन ऑफिसर, इसका हो जाएगा ओ दैट आई वर एन ऑफिसर। आई अर्डेंटली विश फॉर ए कप ऑफ वाटर, तो ओ फॉर ए कप ऑफ वाटर, ये हो जाएगा इसका। अब हम देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एसर्टिव सेंटेंस को चेंज करना कैसे करते हैं, समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाले वाक्य को अपन को मतलब नॉर्मल वाक्य में चेंज करना है, कैसे शुरू करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों को एसर्टिव वाक्य में चेंज करना हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयुक्त आह या अलास की जगह इट इज सेड का प्रयोग करते हैं। मतलब आह या अलास आ जाता है और उसको अपन को एसर्टिव बनाना है तो आह और अलास का इट इज सेड बना देते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर हुर्राह या इरुका, इरुके, इरु हाँ यूरेका आ जाता है तो इसकी जगह इट इज मैटर ऑफ जॉय लिखते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय लिखते हैं, समझिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयुक्त हुर्राह या इरुएका आ जाता है तो इसमें इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय लिखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयुक्त इफ कुड ओनली अगर आ जाता है इफ कुड ओनली के स्थान पर आई अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग किया जाता है। आई अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग किया जाता है, समझते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयुक्त इफ कुड ओनली आ जाता है के स्थान पर आई अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग करते हैं। इफ कुड ओनली आ गया तो आई अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयुक्त अगर ओ देट आ जाता है तो उसकी जगह आई विश देट का प्रयोग करते हैं। ओ देट की जगह आई विश देट का प्रयोग करते हैं। ओ देट की जगह आई विश देट का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रयुक्त ओ फॉर आ जाता है तो इसके स्थान पर आई लॉन्ग फॉर का प्रयोग करते हैं। ओ फॉर की जगह आई लॉन्ग फॉर का प्रयोग करते हैं। ये नियम है और इनको रटना जरूरी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, इनको लिख लीजिए। फिर राइट यू कीजिए हालास बराबर इट इज सेट, हुर्राह यूरो के बराबर इट इज मैटर ऑफ ए जॉय, इफ कोड ओनली बराबर आई अर्नेस्टली डिजायर, ओ देट बराबर आई विश देट, ओ फॉर बराबर आई लॉन्ग फॉर, है ना। अब देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और एसर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। विस्मयादिबोधक वाक्य और नॉर्मल वाक्य में चेंज करना है। जैसे अलास आई फेल डाउन तो होगा इट इज सेड दैट आई फेल डाउन, अलास का हो गया इट इज सेड दैट आई फेल डाउन। हुर्राह वी वॉन द मैच, हुर्रा का हो गया इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी वॉन द मैच। हाउ ब्यूटीफुल इज द सीन, द सीन इज सो ब्यूटीफुल, तो इसमें द के एक और नियम है कि द की जगह सो लगता है, द की जगह सो हो जाता है, द आया तो सो ब्यूटीफुल हो जाएगा सेंस की सीन की जगह। हाउ ब्यूटीफुल इज द सीन तो द सीन सॉरी इसमें मतलब यानी कि हाउ ब्यूटीफुल इज द सीन तो हाउ की जगह हो जाएगा सो, तो द सीन इज सो ब्यूटीफुल।
इफ ओनली आई वर ए मरमेड, इफ ओनली आई वर ए मरमेड तो हो जाएगा आई विश आई वर ए मरमेड। हाउ स्वीट हर वॉइस इज, हाउ स्वीट हर वॉइस इज तो हो जाएगा हर वॉइस इज वेरी स्वीट। हाउ बेडली ही ब्रेथेस, हाउ बेडली ही ब्रेथेस तो हो जाएगा ही ब्रेथेस वेरी बेडली, BRETHES तो ही ब्रेथेस वेरी बेडली। वॉट ए डिलीशियस कॉफ़ी तो इट इज ए डिलीशियस कॉफ़ी हो जाएगा, इट इज ए, वोट की जगह वोट का हो गया इट इज ए डिलीशियस कॉफ़ी। दैट दे शुड गो देयर तो इट इज स्ट्रेंज, दैट दे शुड गो देयर इट इज स्ट्रेंज, एक तरह से अजीब है, दैट दे शुड गो देयर कि वे वहाँ पर गए हैं। अब देखो रूल नंबर 12 पढ़ते हैं, रूल नंबर 2 पढ़ते हैं अपन। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य में अगर वोट ए या हाउ से आरंभ हो जाता है तो वोट ए या हाउ ए को हटा देते हैं, वोट ए नाउन को एडजेक्टिव प्लस नाउन में बदल देते हैं। यदि हाउ से आरंभ हुआ है तो हाउ प्लस एडजेक्टिव वर्ब, मतलब ये नियम है, क्वेश्चन समझ के पता चलेगा। एक तरह से वोट का इससे पता चलेगा अपन को। जैसे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस वापस एसर्टिव सेंटेंसेस, वोट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़ तो इट इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कुछ नहीं करना, वोट हटा दो और नॉर्मल वाक्य बना दो। वोट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़ तो इट इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। वोट ए नाइस मूवी देट वाज तो तो इसमें हो जाएगा देट वाज ए नाइस मूवी। वोट ए परफेक्ट पिक्चर इज दिस, वोट ए परफेक्ट पिक्चर इज दिस तो हो जाएगा दिस इज ए परफेक्ट पिक्चर। वोट ए सिली क्वेश्चन, वोट ए सिली क्वेश्चन इट वाज टू आस्क तो हो जाएगा इट वाज ए सिली क्वेश्चन टू आस्क। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, इसका हो जाएगा शी इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ स्लो शी वॉक्स हो जाएगा शी वॉक्स वेरी स्लो। हाउ लेबरियस रामा इज, इसका हो जाएगा रामा इज वेरी लेबरियस। हाउ इनर्गेटिकली ही डांसेस, इसका हो जाएगा ही डांसेस वेरी इनर्गेटिकली। हाउ इनर्गेटिकली ही डांसेस, हाउ इनर्गेटिकली ही डांसेस का हो जाएगा ही डांसेस वेरी इनर्गेटिकली। देखिए रूल नंबर 3, यदि एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में ओ देट, ओह देट या वुड देट से आरंभ हो तो एसर्टिव वाक्य में बदलने हेतु आई विश देट से प्रारंभ करते हैं। समझते हैं, ओ देट, ओह देट या वुड देट से मतलब यानी कि आरंभ हो तो एसर्टिव वाक्य में बदलने हेतु आई विश देट से प्रारंभ करते हैं। जैसे ओ देट आई वर ए बर्ड, जैसे ओ में एक बर्ड था, एक पक्षी था, तो उसको आई विश देट आई वर ए बर्ड। वुड देट शी हैड गोट ए जॉब तो आई विश देट शी हैड गोट ए जॉब। ओह देट आई हैड नॉट फेल्ड, इसका हो जाएगा आई विश देट आई हैड नॉट फेल्ड। ओह देट आई हैड नॉट फेल्ड का हो जाएगा आई विश देट आई हैड नॉट फेल्ड। वुड देट यू वर माई फ्रेंड तो इसको जगह आई विश देट यू वर माई फ्रेंड। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, ओ देट, ओह देट या वुड देट का अपन को आई विश देट में बनाना है। अब देखो रूल नंबर 4, यदि एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस में अलास शब्द का यूज हो जाता है, अलास, तो एफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हुए असर्टिव वाक्य की इट इज सेड से प्रारंभ करते हैं। इट इज सेड मतलब अलास का मतलब ये होता है दुख, अलास का मतलब क्या होता है दुख, तो अलास का बन जाता है इट इज सेड। ठीक है, अलास का बनता है इट इज सेड प्लस डेट लग जाता है, इट इज सेड प्लस डेट लग जाता है अलास के साथ। तो अलास ही इज नो मोर इट इज सेड दैट ही इज नो मोर। अलास दैट यू हैव फेल्ड अगेन तो इट इज सेड दैट यू हैव फेल्ड अगेन। एक तरह से ये दुख की बात है, तुम वापस फेल हो गए। एक बात समझो, अलास मतलब हमेशा दुख के लिए आता है ना। Alas, he has lost his gold ring. It is said that he has lost his gold ring. Alas, that she has lost her job. So it is said that she has lost her job. Alas, he is dead. So it is said that he is dead. Alas, he is dead. So it is said that he is dead. ये दुख की बात है, वो मर चुके हैं, वो मर गए हैं। अब देखिए, यदि इसी प्रकार एक्सप्लेनेटरी वाक्य अह से प्रारंभ हो तो अह से प्रारंभ हो तो एसर्टिव में चेंज करते हुए इट इज़ द मैटर ऑफ सोरो से प्रारंभ करते हैं। अह क्वेश्चन में अगर एज आ गया अह तो इट इज़ द मैटर ऑफ सोरो करते हैं। जैसे अह आई फॉल डाउन तो इट इज़ द मैटर ऑफ सोरो दैट आई फॉल डाउन। अह एज आ जाता है तो उसको आपको चेंज करना है, इट इज़ द मैटर ऑफ सोरो। ठीक है ना, तो अह आई फॉल डाउन का हो जाएगा इट इज़ द मैटर ऑफ सोरो दैट आई फॉल डाउन। अब देखिए रूल नंबर 5, ऐसे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है जो इफ़ ओनली से स्टार्ट होते हैं उन्हें एफर्मेटिव वाक्य में निम्नानुसार बदल देते हैं। रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं, ऐसे एक्सप्लेनेटिव सेंटेंसेस जो इफ़ ओनली से स्टार्ट होते हैं उन्हें एफर्मेटिव वाक्य में निम्नानुसार बदल देते हैं। जैसे इफ़ ओनली आई कुड मीट माई सन वंस, इफ़ ओनली आई कुड मीट माई सन वंस का हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना है इसमें, इफ़ ओनली से स्टार्ट होते हैं तो उनको अपन को बदलना है। तो इफ़ ओनली को जगह हो जाएगा आई विश टू मीट माई सन वंस, आई विश हो जाता है।
या फिर और आई विश दैट आई कुड मीट माई सन वंस, ठीक है, ये दो बनते हैं। जैसे इफ ओनली आई कुड मीट माई सन वंस हो जाएगा आई विश टू मीट माई सन वंस, या आई विश दैट आई कुड मीट माई सन वंस। अब देखें, इफ ओनली आई कुड गेट द फर्स्ट प्राइज, इफ ओनली आई कुड गेट द फर्स्ट प्राइज का हो जाएगा आई विश टू गेट द फर्स्ट प्राइज, या आई विश दैट आई कुड गेट द फर्स्ट प्राइज। देखो, इफ ओनली आई कुड गेट द फर्स्ट प्राइज का हो जाएगा आई विश टू गेट द फर्स्ट प्राइज, या आई विश दैट आई कुड गेट द फर्स्ट प्राइज। इफ ओनली आई कुड मीट अमिताभ बच्चन का हो जाएगा आई विश टू मीट अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। इफ ओनली आई कुड मीट अमिताभ बच्चन, तो आई कुड का क्या हो जाता है भाई, इफ ओनली आ जाता तो क्या लगाना अपन को, आई विश बनाना इफ ओनली का, तो आई विश टू मीट अमिताभ बच्चन। या देखो, इफ ओनली आई कुड पार्टिसिपेट इन नेशनल सेमिनार, तो इफ ओनली का क्या बनता है, आई विश, तो आई विश दैट आई कुड पार्टिसिपेट इन नेशनल सेमिनार, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए रूल नंबर 6 पढ़ रहे हैं अपन, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस जिसमें इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म से टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो एफर्मेटिव वाक्य में बदल देते हैं, रेट लग जाता है, इट इज स्ट्रेंज बन जाता है, समझा, इट इज स्ट्रेंज, एडजेक्टिव इट इज स्ट्रेंज बन जाता है, समझते हैं। अगर इन्फिनेटिव वाक्य एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में देखो, ये देखो समझते हैं, बीच में यदि बोधक चिन्ह लग मिल गया मतलब ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है, पहली बात तो ये। अब टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू आ गया, टू थिंक, टू इमेजिन, टू सपोज, ये टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो मतलब कंफर्म इन्फिनेटिव वाक्य से शुरू हो गया। इन्फिनेटिव मतलब आदेशात्मक, आदेशात्मक मतलब एक तरह से नॉर्मल वाक्य होता है, आदेशात्मक तो नहीं होगा ये। अब इसमें क्या करना है अपन को, ये इतने सारे चिन्ह मिल गए तो अपन को इसको इट इज स्ट्रेंज में चेंज कर देना है पूरा सिस्टम को एक तरह से। अब देखो, टू थिंक ओवर अचीविंग द गोल, इसका हो जाएगा इट इज स्ट्रेंज दैट शी शुड अचीव द गोल। टू इमेजिन माई बीटिंग राहुल, तो इट इज स्ट्रेंज दैट आई शुड बीट राहुल। टू इमेजिन इस बाइंग ए कार, एक तो उसकी कल्पना है कि वो कार खरीदे, तो इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड बाय ए कार, वे कार उसको खरीदनी चाहिए एक तरह से। टू सपोज ही इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड सॉल्व द प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना है, टू आ गया, टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो तुमको इट इज स्ट्रेंज में चेंज करना है, फिर वापस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो रूल नंबर 7 पढ़ रहे हैं, हाउ आ जाता है वाक्य में, मैं इसे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो जो फिर आपको जितना समझा रहा उतना भी समझ में नहीं आएगा। हाउ प्लस आ जाता है, हाउ आ जाता है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में, तो उसको एसआईटी में चेंज करने के लिए अपन इट इज या इट वाज प्लस एडजेक्टिव लगा देते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव समझते हैं। हाउ रूड ऑफ हिम टू स्कॉल्ड हिम, तो ही वाज या इट वाज, तो ही वाज रूड इनफ टू स्कॉल्ड हिम, या इट वाज रूड ऑफ हिम टू स्कॉल्ड मी, ठीक है, इट वाज रूड ऑफ, क्योंकि इट वाज लगेगा, इट वाज या ही वाज जो वर्ड है उसके साथ लग जाएगा, इट वाज या ही वाज, इसे ध्यान रखना है। या जैसे लड़की है तो शी वाज लग जाएगा। जैसे हाउ सिली ऑफ राम टू एक्ट लाइक दैट, तो राम सब्जेक्ट है, तो राम वाज सिली इनफ टू एक्ट लाइक दैट, या इट वाज सिली ऑफ राम टू एक्ट लाइक दैट। अब देखिए, हाउ काइंड ऑफ हर टू हेल्प मी, तो इसमें हो जाएगा शी वाज या इट वाज, शी वाज काइंड इनफ टू हेल्प मी, शी वाज काइंड इनफ टू हेल्प मी। अब देखिए, हाउ ग्रेस ऑफ गॉड टू सेव मी, इसका जो इट इज ग्रेस ऑफ गॉड टू सेव मी। अब देखिए रूल नंबर 8 पढ़ रहे हैं, एंड से जुड़े दो वर्ड्स, वर्ड प्लस एंड प्लस वर्ड वाले एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को एफर्मेटिव वाक्य में निम्न प्रकार चेंज करते हैं, समझते हैं। देखो रूल नंबर 8 पढ़ रहे हैं, एंड से जुड़े दो वर्ड्स, एंड से जुड़े दो वर्ड्स, वर्ड प्लस एंड प्लस वर्ड वाले एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को एफर्मेटिव वाक्य में चेंज करते हैं। जैसे इट इज प्लस एडजेक्टिव आ जाता है, प्लस डेट लग जाएगा, समझते हैं। ए हाउस वाइफ एंड फ्री फ्रॉम कुकिंग, फ्री फ्रॉम कुकिंग, इट इज स्ट्रेंज दैट ए हाउस वाइफ शुड फ्ली फ्रॉम फ्रीकिंग, ठीक है। अब देखें, ए डॉक्टर एंड गोइंग फॉर ए स्ट्राइक, तो इट इज मीन दैट ए डॉक्टर शुड गो फॉर ए स्ट्राइक, इसका हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। देखो समस्या क्या करा आपने इसमें जो वर्ड प्लस एंड प्लस वर्ड आ रहा है, देखो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, वर्ड आ गया प्लस एंड प्लस वर्ड आया, ये वर्ड प्लस एंड प्लस वर्ड, 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 ठीक है, ये हो गया था। अब ऐसा आ जाता है तो उसको अपन को इट इज स्ट्रेंज में चेंज करना है, मतलब वर्ड एंड प्लस वर्ड आ जाता है, आपको आगे इट इज स्ट्रेंज लगाना है, फिर इट इज स्ट्रेंज। ए हाउस वाइफ एंड फ्ली फ्रॉम कुकिंग का हो जाएगा, इट इज स्ट्रेंज दैट ए हाउस वाइफ शुड फ्ली फ्रॉम कुकिंग। अब देखिए, ए डॉक्टर एंड गोइंग फॉर ए स्ट्राइक, इट इज मीन दैट ए डॉक्टर शुड गो फॉर ए स्ट्राइक, देखो इट इज मीन हो गया। योर ग्रैंडफादर एंड गेटिंग मैरिड, तो इट इज शॉकिंग, क्योंकि मैं शौक हो रहा है कि भाई तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अभी शादी कर ली, अपने दादा ने, तो इट इज शॉकिंग दैट योर ग्रैंडफादर शुड गेट मैरिड।
माई डॉग एंड बार्किंग एट मी, ये कुत्ता मुझ पर भूख रहा है, तो इट इज स्ट्रेंज दैट माई डॉग शुड बार्क एट मी, ये भाई अजीब बात है कि भाई तुम्हारा कुत्ता तुम पर ही भूख रहा है। अब एक रूल नंबर 9, इंटरजेक्शन प्लस सेंटेंस वाले एक्सक्लेमेटिव वाक्य तीन प्रकार एफर्मेटिव में कन्वर्ट किए जाते हैं। इंटरजेक्शन एंड सेंटेंस वाले एक्सक्लेमेटिव वाक्य, इंटरचेंज प्लस सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव वाक्य एफर्मेटिव में चेंज किए जाते हैं। जैसे इट इज ए मैटर ऑफ प्लस एक्सप्रेशन ऑफ द इंटर, इट इज ए मैटर लग जाता है। जैसे कुछ जैसे हुर्री, हुर्री आया तो हुर्री वी हैव वॉन द मैच हो जाएगा इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। ब्रेवो, ऊपर वाला सब रिपीट हो रहा है वापस, तो इट इज मैटर ऑफ प्राइस दैट यू परफॉर्म वेल। ब्रेवो और जो परफॉर्म, ब्रेवो यू परफॉर्म वेल, ये अब जैसे ये क्वेश्चन नहीं, ये नए क्वेश्चन है, तो आपको उनको स्पेशल देख लेना कि इनको रूल फिट नहीं हो रहा, लेकिन इनको रटना है, आप उनको समझ समझ के, है ना, ध्यान रखना। तो हुरी वी हैव वॉन द मैच का हो जाएगा इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। ब्रेवो यू परफॉर्म वेल का हो जाएगा इट इज मैटर ऑफ प्राइस दैट यू परफॉर्म वेल, इट इज ए मैटर ऑफ प्राइस दैट यू परफॉर्म वेल। ओह यू हैव फेल्ड अगेन, तो इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू हैव फेल्ड अगेन, इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू हैव फेल्ड अगेन। फाई you have not taken a bath yet, it is a matter of disgust that you have not taken a bath yet। फाई देखो, फाई you have not taken a bath yet, तो it is a matter of disgust that you have not taken a bath yet, it is a matter of disgust, disgust, तो it is a matter of disgust that you have not taken a bath yet। फाई you have not taken a bath yet तो होगा it is a matter of disgust। फाई का मतलब क्या बनता है, it is a matter of disgust that you have not taken बेथियट। हो गया, कंप्लीट हो गया अपना टॉपिक। ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन आपको एक दो बार इसको सुनना है, समझ में आ जाएगा। कंप्लीशन मतलब यानी कि हल्का सा लग और तुक्का लगेगा इसमें, बाकी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इजी टॉपिक है, वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है।